Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss one of the basic and very important concept related to organic chemistry, and this is termed as inductive effect. इसको कैपिटल I से प्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव, जैसा कि इसके नाम से ही ये ज़ाहिर हो रहा है, इंडक्टिव वर्ड निकला है इंड्यूस से। इंड्यूस का मतलब होता है फोर्सफुली, किसी चीज को फोर्सफुली कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये फोर्सफुली कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे इथाइल क्लोराइड की और एथ ऑक्साइड आयन की। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को फोकस करें तो कार्बन 1 और 2, बोथ ऑफ दीज टू कार्बन्स आर sp3 hybridized and they have same electronegativity। तो अगर हम सिर्फ इस बॉन्ड को कंसीडर करें तो ये बॉन्ड जो है इसकी नेचर होनी चाहिए नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ कार्बन 1 एंड 2। अब हम कार्बन नंबर 1 और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको अगर कंसीडर करें तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन नंबर 1। तो दिस विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इट मींस के कार्बन नंबर 1 और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर, राइट। अगर हम इंडिपेंडेंटली कार्बन 1 और 2 के बॉन्ड को देखें तो दैट बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर इन नेचर, और कार्बन 1 और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर। अब किसी भी स्पीशी के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हर स्पीशी की नेचुरल टेंडेंसी जो है वो ये है कि वो अपने चार्ज के इफेक्ट को मिनिमाइज करे, अपने चार्ज को डिस्पर्स करे। अब जब कार्बन नंबर 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपनी डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए ये कार्बन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगी। तो अल्टीमेटली जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी वो कार्बन नंबर 1 से कम होगी। तो इसके साथ मैं 2 टाइम्स पार्शियल साइन मेंशन कर रहा हूं। 2 टाइम्स पार्शियल साइन का मतलब यह है कि वेरी लेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। 2 टाइम्स पार्शियल का हरगिज ये मतलब नहीं कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है। 2 टाइम्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि लेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पोलर बॉन्ड की वजह से इस नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर आ गई पोलैरिटी। सिमिलरली एथोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, ये अपने चार्ज की डेफिशिएंसी को मेकअप, चार्ज की एक्सेस को डिस्पर्स करेगी, चार्ज के इफेक्ट को कम करने के लिए कार्बन नंबर 1 को पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगी तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह ये फर्दर कार्बन नंबर 2 को देगी तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों केसेस में इंडिपेंडेंटली कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो बॉन्ड है दैट शुड बी नॉन पोलर इन नेचर, लेकिन एडजेसेंट बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से इस नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर आ गई पोलैरिटी। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर एडजेसेंट बॉन्ड की वजह से फोर्सफुली पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। तो ये इफेक्ट जो है ये 2 वे ऑपरेट हो सकता है। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं विड्रॉइंग इफेक्ट, और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनको नेगेटिव आई से प्रेजेंट करते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस कैपिटल आई से प्रेजेंट करते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब ये न्यूट्रल हो या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इंडक्टिवली थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडजेसेंट एटम से विड्रॉ करेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो, एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो, तो ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट नॉन पोलर बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तो इस बेस पे दो क्लासेस हैं इंडक्टिव ग्रुप्स की, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स की, एक विड्रॉइंग और दूसरी डोनेटिंग। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमें क्या हेल्प कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको मैंने वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट में बताया। तो इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स की एसिडिटी को डिटरमिन कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम डिफरेंट ऑर्गेनिक बेसिस की बेसिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स को, डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनिशियली हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी यूज इंडक्टिव इफेक्ट टू अ सर्टेन एसिडिटी ऑफ एनी एसिड। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जब भी कोई एसिड डिसोसिएट होता है एक्वस मीडिया में तो HA हम एक जनरल एसिड ले लेते हैं, तो ये मीडिया के अंदर प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और साथ ही इसके एक नेगेटिव स्पीशीज जनरेट होती है। ये एसिड है तो जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा इसका दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है वो डिफाइन करती है एसिड की स्ट्रेंथ को। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हो तो रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्पीशीज स्टेबल है, स्टेबल का मतलब ये है कि ये रिएक्ट नहीं कर रही, तो ये प्रोटॉन को कैप्चर करके रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो कर देगी। तो अगर रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो है तो मैं रिवर्स रिएक्शन के एरो को कर देता हूं शॉर्ट, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से वो रिवर्स रिएक्शन जो है वो लेस दे रहा है और मीडिया के अंदर प्रोटॉन्स की सैचुरेशन हो जाएगी। एक हम जनरल एसिड को ले लेते हैं, HA एसिड है। जब ये एक्वस मीडिया में डिसोसिएट होगा तो ये प्रोटॉन जनरेट करेगा और इसके साथ एक नेगेटिव पार्ट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस की नेचर डिसाइड करेगी कि वेदर एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड और इट इज अ वीक एसिड। वो कैसे डिसाइड करेगी? अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड है, लेस रिएक्टिव है, तो वो प्रोटॉन को कैप्चर करके रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो कर देगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट एरो, रिवर्सिबल एरो को शॉर्ट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्टेबल है, ये रिवर्स रिएक्शन को लेस काइनेटिक रेट पे डेवलप करता है और मीडिया के अंदर प्रोटॉन्स की सैचुरेशन है। तो हमने इनिशियली ये डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है जो मीडिया के अंदर प्रोटॉन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता हो। तो जो एसिड ज्यादा प्रोटॉन प्रोड्यूस करे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जो एसिड लेस प्रोटॉन प्रोड्यूस करे वो वीक एसिड होता है। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो रिस्पेक्टिव एसिड स्ट्रॉन्गर है, अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो वो प्रोटॉन को कैप्चर करके रिवर्स रिएक्शन का रेट फास्टर कर देगा और मीडिया के अंदर प्रोटॉन कम रहेंगे, HA जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ज्यादा होगा, एसिड वीक होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड्स के लिए एसिड और इनका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया।
तो अब हम देखते हैं कि इन सब स्पीशीज के अंदर जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये कॉमन है। अब जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा वो इस कॉन्जुगेट बेस के साथ अटैच ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा कि इस कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल है, लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है वो 7 कनेक्टेड एटम्स पे बेस कर रही है। तो मिथाइल ग्रुप जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है डोनेटिंग। ये क्यों डोनेटिंग है, इसका आंसर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में डिटेल में मिल जाएगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब मिथाइल ग्रुप इस चार्ज की टेंडेंसी को इंक्रीज करेगा तो ये स्पीशी हाईली रिएक्टिव हो जाएगी। हाईली रिएक्टिव होने से क्या होगा, ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगी और रिवर्स रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड को वीक एसिड कंसीडर किया जाता है। अब हम मूव करते हैं फॉर्मिक एसिड पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे हमें पता है कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो स्टैंडर्ड एल पॉलिंग ने सेट किया था वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ना डोनेटिंग है ना विड्राइंग है, ये रेफरेंस एटम है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, तो हाइड्रोजन इसको ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है ना विड्रा कर रहा है। तो एसीटेट आयन से फॉर्मेट आयन समहाउ स्टेबलाइज्ड है। दैट्स व्हाई फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरीन के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है विड्राइंग। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करेगी कार्बन से, कार्बन जो है वो फर्दर कार्बन से, और ये ऑक्सीजन से। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्पर्स हो रही है अमंग 1 2 3 4 एटम्स। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लोरो एसीटेट आयन जो है ये स्टेबलाइज हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है। अब क्लोरीन 2 हो गई हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन विड्रा कर रही थी, यहाँ पर 2 क्लोरीन विड्रा कर रही हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी। अच्छा जी, देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। अब इसमें 3 क्लोरीन आ गई, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये मोस्ट स्टेबल स्पीशी हो जाएगी अमंग क्लोरो एसिटिक एसिड्स। ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरो है, और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके साथ हम मेंशन कर देते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, दिस वन इज डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड दिस वन इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमने तीनों क्लोरीन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका इफेक्ट 3 क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अमंग ऑल दिस सीरीज। तो ये सबसे ज्यादा ये हाईली स्टेबलाइज्ड स्पीशी है इन जितने भी एसिड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको एग्जाम में डिफरेंट एसिड्स का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, आपको एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो आपने आंसर को एड्रेस यूं करना है क्वेश्चन को कि भाई एसिड की जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस पे। हम कॉन्जुगेट बेस को देखेंगे कि वो स्टेबल है या लेस स्टेबल है। अगर रिस्पेक्टिव एसिड्स में से जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिस्पेक्टिव एसिड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
इसी तरह इसी इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट को हम बेसिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लीवस, अ बेस इज अ स्पीशी दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एसिड। तो जिस तरह एसिड ज्यादा प्रोटॉन दे वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, इस तरह जिस बेस की टेंडेंसी हो ज्यादा आसानी से लोन पेयर डोनेट करने की वो बेस स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अमोनिया, देन प्राइमरी एमीन्स, देन सेकेंडरी एमीन्स और टर्शरी एमीन्स, इनका कंपैरिजन हम देख लेते हैं। अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जिनका इंडक्टिव इफेक्ट रेफरेंस है, ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है। प्राइमरी एमीन्स के अंदर एक एल्काइल ग्रुप मौजूद है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है, तो इट मींस प्राइमरी एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। सेकेंडरी एमीन्स में 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो सेकेंडरी एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर bases as compared to primary, and primary amines are stronger bases as compared to ammonia। अब हम आ जाते हैं टर्शरी एमीन्स पे। तो टर्शरी एमीन्स में ये इफेक्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब बज़ाहिर हमें क्या लग रहा है कि टर्शरी एमीन्स शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग ऑल दीज 4 बेसिस। तो बेस्ड अपॉन एल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट, यही एक स्टूडेंट की अप्रोच होगी कि वो कहेगा टर्शरी एमीन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन टर्शरी एमीन्स के अंदर एक इफेक्ट आ गया कि जब 3 एल्काइल ग्रुप इस अमोनिया को सराउंड करेंगे तो प्रोटॉन की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल क्राउडेड है, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम्स हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, इसमें 1 हाइड्रोजन और 2 एल्काइल हैं। एटलीस्ट इसकी 2 कॉर्नर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम है, एक कॉर्नर पे लोन पेयर है। जब 3 एल्काइल ग्रुप सराउंड कर लेंगे तो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन तक अप्रोच जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट ये होगा कि टर्शरी एमीन्स जो हैं वो सेकेंडरी एमीन्स से लेस बेसिक हो जाएंगे। तो जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, सेकेंडरी एमीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन टर्शरी एमीन्स, देन प्राइमरी एमीन्स एंड देन अमोनिया। तो फर्दर आप अगर इसी कंसेप्ट की फर्दर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड, मैनोनिक एसिड, इसी तरह एडिपिक एसिड तक आप डिफरेंट एसिड्स की एसिडिटी को इंडक्टिव इफेक्ट की बुनियाद पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।